आज हमने 1973 के आइन के तहत वज़ीर आज़म के ओहदे के बारे में पढ़ना है। 1973 के आइन में हमने पार्लिमानी निज़ाम जो है वो अपनाया था पाकिस्तान में, और यहाँ पर वज़ीर आज़म को वही हैसियत, बुनियादी हैसियत हासिल है जैसे कि बरतानिया में बरतानवी वज़ीर आज़म को हासिल है। जैसे बरतानवी वज़ीर आज़म के बारे में कहा जाता है कि वो एक महवर है जिसके गिर्द पूरी मशीनरी जो है वो चक्कर लगाती है, तो इसी तरह से पाकिस्तानी वज़ीर आज़म जो है उसका ओहदा बहुत मजबूत बनाया गया था कि तमाम इंतज़ामी इख्तियारात जो हैं वो वज़ीर आज़म के पास हैं, और सदर मुमलिकत जो है वो एक आइनी सरबराह है, बराए नाम इख्तियारात का मालिक है। फिर हमने देखा कि आइन में 1985 में 8वीं तरमीम की गई, जिसके तहत सदर को ज़्यादा इख्तियारात दे दिए गए वज़ीर आज़म से। उसके बाद हम देखते हैं 1997 में 13वीं तरमीम के तहत दोबारा से वज़ीर आज़म जो है वो उन्हीं बहुत ज़्यादा बाइख्तियार हो गया था, सदर के इख्तियारात कम कर दिए गए थे। लेकिन 2002 के सदारती हुक्मनामे के तहत दोबारा से सदर को पावरफुल बना दिया गया, और फिर 17वीं तरमीम के तहत 58(2)B को इसमें इसका आइन का हिस्सा बनाया गया, जिसके तहत सदर जो है वो बहुत ज़्यादा इख्तियारात का मालिक हो गया था। लेकिन फिर हम देखते हैं 2010 में 18वीं तरमीम के तहत दोबारा से इख्तियारात जो हैं वज़ीर आज़म को वापस मिल चुके हैं। अब वज़ीर आज़म पहली वाली हैसियत में उसको बहाल कर दिया गया है, जो कि बहुत ज़्यादा बाइख्तियार है। ठीक है, अब हम देखेंगे, जैसे मैंने आपको बताया कि बरतानिया में वज़ीर आज़म के बारे में वहाँ के माहिरीन ने क्या कहा। उन्होंने कहा कि वो जो है वज़ीर आज़म वो सितारों में चमकते हुए चाँद की मानिंद है, बरतानवी काबीना के महराब का कलीदी पत्थर है। तो इस तरह से वज़ीर आज़म जो है उसे मरकज़ी हैसियत हासिल होती है, और पाकिस्तान में भी वज़ीर आज़म जो है वो मरकज़ी हैसियत का मालिक है। अब हम देखेंगे इसको इंतखाब किस तरह से किया जाता है वज़ीर आज़म का। तो सबसे पहले हम देखेंगे 1973 का जो आइन था उसके तहत वज़ीर आज़म के चुनाव का इख्तियार जो है वो कौमी असम्बली को दिया गया था। लेकिन 1985 में 58(2)B के तहत इसमें ये जब 8वीं तरमीम की गई है तो सदर को इख्तियार हासिल क्या था कि वो वज़ीर आज़म को नामज़द कर सकता है, और ये इख्तियार उसने 20 मार्च 1990 तक इस्तेमाल करना था, और उसके बाद ये उसका इख्तियार ख़त्म हो गया। ठीक है, अब वैसे हम देखते हैं कि 1973 के आइन के तहत वज़ीर आज़म का चुनाव जो है वो कौमी असम्बली में आम इंतखाबात के बाद अपने पहले जलसा जो उसका इजलास होगा उसमें स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के चुनाव के बाद सबसे पहला काम वज़ीर आज़म का इंतखाब ही है। ठीक है, और वो वज़ीर आज़म को मुंतखब करेगी, और वज़ीर आज़म मुंतखब होने के बाद फ़ौरी तौर अपना उसके बाद काबीना का चुनाव करेगा। ठीक है, अगर वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ अदम एतमाद की तहरीक मंजूर हो जाए तो नए वज़ीर आज़म जब तक उसको मुंतखब नहीं कर लेता उस वक़्त तक वो ज़िम्मेदारियाँ वज़ीर आज़म की सदर जो है वो अंजाम देता है। तो ये हमने देखा कि सदर का वज़ीर आज़म का चुनाव जो है वो किस तरह से किया जाता है, यानी कौमी असम्बली की, यानी 1973 जो का जो आइन था उसके तहत कौमी असम्बली जो है वो ख़ुद चुनाव करती है वज़ीर आज़म का। लेकिन जो उसमें तब्दीलियाँ की गई जिनके तहत सदर को ज़्यादा इख्तियार दिया गया, उसके तहत क्या हुआ था 8वीं तरमीम के तहत कि सदर को इख्तियार दे दिया गया था कि वो वज़ीर आज़म का चुनाव करेगा, और ये इख्तियार जो है 20 मार्च 1990 तक ख़त्म हो गया। 20 मार्च 1990 तक उसने इस इख्तियार को इस्तेमाल किया सदर ने, फिर ये ख़त्म कर दिया गया। अब हम देखेंगे कि वज़ीर आज़म के ओहदे की शराइत क्या है। मुसलमान हो, ठीक है, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला का आखिरी नबी समझता हो, कौमी असम्बली का रुकन हो, नज़रिया पाकिस्तान को दिल से तस्लीम करता हो, तो वो फ़र्द जो है वो वज़ीर आज़म के ओहदे के लिए जो शराइत हैं उन पर पूरा उतरता है। अब वज़ीर आज़म की अलहदगी है, उसके ख़िलाफ़ उसको किस तरह से अलहदा किया जा सकता है कि उसके ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद जो है वो पेश कर दी जाए कौमी असम्बली में, और अगर अक्सरियत तहरीक अदम एतमाद जो है वो पेश हो जाती है और वो अक्सरियत कौमी असम्बली की आम अक्सरियत हासिल कर लेती है तो वज़ीर आज़म को उसके ओहदे से सबकदोश होना पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरह से ये है, इस तरीके से वज़ीर आज़म को उसके ओहदे से अलहदा किया जा सकता है। उसके लिए ज़रूरी है कि जो तहरीक पेश की जाए उस पर 20% अरकान के उस तहरीक पर दस्तखत होने चाहिए। ठीक है, और वो 20% अरकान की तरफ से पेश होनी चाहिए, तब वो सादा अक्सरियत हासिल कर ले तो वज़ीर आज़म जो है वो अपने ओहदे से अलग हो जाता है। अब हमने देखना है कि तहरीक अदम एतमाद के कुछ असूल हैं, किसके तहरीक का आगाज़ जो है वो कौमी असम्बली में 3 दिन के बाद और 7 दिन से पहले पेश किया जाए, यानी तब जब तहरीक का आगाज़ हो जाए तो 3 दिन के बाद और 7 दिन से पहले पेश किया जाए उस तहरीक को असम्बली के अंदर। सालाना बजट पर जब बहस हो रही हो तब तहरीक पेश नहीं की जा सकती।
अगर वज़ीर आज़म ने सदर को असम्बली तोड़ने का मशवरा दे दिया है तो भी तहरीक अदम एतमाद पेश नहीं हो सकती। अगर तहरीक ऐवान में कुल अरकान की अक्सरियती राय से मंजूर हो जाए तो वज़ीर आज़म को अपना अहदा छोड़ना पड़ता है। ठीक है, ये हमने कुछ चीज़ें देखी हैं तहरीक अदम एतमाद के हवाले से। अब हम देखेंगे वज़ीर आज़म जो है जब मुंतखब हो जाता है तो वो अपना हलफ उठाता है, और उसके बाद हलफ उठाने के बाद जैसे मैंने आपको बताया था पहले कि वो सबसे पहला काम करता है अपनी काबीना की तश्कील का, जिन्होंने उसके साथ मिलकर हुकूमत चलाना है, इंतज़ामी कामों को चलाना है। काबीना के अरकान का चुनाव करता है। उसके लिए वो किन बातों का ध्यान रखता है कि तमाम सूबों की उसमें नुमाइंदगी होनी चाहिए उसकी काबीना में। उसकी पार्टी के जितने भी अहम लीडर हैं उनको उसने काबीना में शामिल करना होता है। और वो जब एक लिस्ट तैयार कर लेता है काबीना के अरकान की तो सदर के पास उसकी तौसीक हासिल करता है, और फिर मुख्तलिफ महकमे जो हैं वो वज़रा में तकसीम कर दिए जाते हैं। दो किस्म के वज़रा होते हैं, एक वफाकी वज़रा होते हैं, दूसरे होते हैं वज़राए मुमलिकत। वफाकी वज़रा जो होते हैं जो मुकम्मल बाइख्तियार होते हैं अपने शोबों की निगरानी के हवाले से। वज़राए मुमलिकत जो हैं वो वज़ीर आज़म की निगरानी में काम करते हैं। ठीक है, ये थोड़ा सा उनमें फ़र्क होता है। अब हम देखते हैं कि काबीना निज़ाम की पूरी खसूसियात पाकिस्तान में मौजूद हैं 1973 के आइन के तहत कि वज़ीर आज़म काबीना का सरबराह होता है, उसकी क़यादत में वज़रा जो हैं वो काम करते हैं, और वो मुश्तरका तौर पर पार्लियामेंट और अवाम के सामने जवाबदेह होते हैं। एक वज़ीर की गलती सारी काबीना को डुबोने के लिए काफ़ी होती है, यानी इनके बारे में कहा जाता है कि वज़रा इकट्ठे तैरते हैं और इकट्ठे डूबते हैं। ठीक है, वज़ीर आज़म और काबीना की कोई मियाद नहीं होती, 5 साल असम्बली की मियाद है। वज़ीर आज़म और काबीना उस वक़्त तक वज़ीर आज़म और काबीना में रहेंगे जब तक कि उन्हें कौमी असम्बली का एतमाद हासिल है। अगर कौमी असम्बली का एतमाद उन्हें हासिल नहीं रहा तो उन्हें मुस्तफ़ी होना पड़ेगा। ठीक है, अब हम देखेंगे वज़ीर आज़म के पास क्या इख्तियारात हैं। सबसे पहले है हुकूमत का सरबराह होता है वज़ीर आज़म, जैसे हमने पढ़ा कि वो हुकूमत का इंतज़ामिया का सरबराह है, इंतज़ामिया का हेड है, हुकूमत का सरबराह है। अब हम देखेंगे कि जिस तरह से हमने देखा कि वो महवर है जिसके घर पूरी इंतज़ामी मशीनरी घूमती है, वो तारों के झुरमुट में चमकते हुए चाँद की मानित है। वो वज़ीर आज़म जो है उसके हाथ में स्टीयरिंग होता है गाड़ी का, वो जिधर चाहे उधर ही अपनी इंतज़ामिया को मोड़ सकता है। तो इस तरह से वो हुकूमत का सरबराह है, उसकी मर्ज़ी के बगैर कोई काम जो है वो इंतज़ामी तौर पर नहीं हो सकता। दूसरा हम देखते हैं काबीना का सरबराह होता है। जैसे हमने देखा कि ओहदा संभालने के बाद सबसे पहला उसका काम क्या है कि उसने अपने साथियों की टीम तैयार करनी है, जिसे काबीना कहता है, जिसकी मदद से वो इंतज़ामी अमूर को चलाएगा। ठीक है, तमाम अरकान जो हैं वो कौमी असम्बली और सेनेट से लिए जाते हैं। वज़ीर आज़म तमाम वज़रा के हवाले एक या एक से ज़्यादा महकमे भी कर सकता है, ख़ुद अपने पास भी वो कोई महकमा रख सकता है। तमाम वज़रा वज़ीर आज़म की क़यादत में उसकी निगरानी में काम करते हैं। वो पॉलिसीज़ जो हैं मुख्तलिफ वो तरतीब देते हैं कि किन शोबों में किन पॉलिसीज़ पर अमल दरामद किया जाएगा, और वज़ीर आज़म की रहनुमाई में वो काम करते हैं। अब हम देखते हैं कि जब वज़ीर आज़म काबीना के मुंतखब, जैसे में हमने देखा था कि उनकी फहरिस्त तैयार कर लेता है, उनका चुन लेता है, तो सदर को दिखाता है, सदर की तरफ से ऐलान किया जाता है उनको उनकी तकर्रुरी का। और वज़रा जो हैं वो बाहमी इज्तिमाई तौर पर अपनी हर चीज़ के बारे में ज़िम्मेदार होते हैं। जैसे हमने पहले देखा कि एक वज़ीर की गलती पूरी काबीना को डुबोने के लिए काफ़ी होती है, और अगर एक वज़ीर बहुत अच्छा काम करता है तो उसकी एप्रिशिएशन भी जो है वो पूरी काबीना को मिलती है। अब हम देखेंगे नंबर 3 पर, वो है इंतज़ामी अमूर। इंतज़ामी अमूर, जैसे हमने देखा सदर जो है तमाम इंतज़ामिया का सरबराह है, हेड है, उससे तमाम इंतज़ामी शोबों की कारकर्दगी का ज़िम्मेदार है। वो आगाह रहता है, तमाम वज़रा के साथ राब्ते में रहता है, जो भी पॉलिसियाँ बनाई जाती हैं वो उन पर अमल दरामद करवाता है, सदर को उसके बारे में आगाह करता है। सदर जो है वो रस्मी तौर पर उन पॉलिसियों की मंजूरी देता है। आखिरी मंजूरी ज़ाहिर है सदर ने देनी होती है, क्योंकि वो बराए नाम इख्तियारात का मालिक है, तो उसकी वो उनको उन पर दस्तखत करेगा, तभी उसके ऊपर उन कवानीन पर और उन पॉलिसियों पर अमल करवाया जा सकेगा। फिर बहुत सी एक सरकारी मुलाजमीन की एक बहुत बड़ी तादाद होती है जो वज़ीर आज़म के साथ मौजूद होती है काम करने के लिए। इस तरह से वज़ीर आज़म जो है वो इंतज़ामी अमूर पर काम करवाता है अपनी काबीना के साथ मिलकर। उसके बाद हम अगला पॉइंट देख रहे हैं, कायदे ऐवान होता है। ज़ाहिर है कायदे ऐवान है, वज़ीर आज़म अक्सरियत का नुमाइंदा है। जो भी, जैसे हमने देखा पार्लिमानी निज़ाम में किस तरह से मुंतखब किया जाता है वज़ीर आज़म को, जो पार्लियामेंट में अक्सरियत का नुमाइंदा होगा, जो अक्सरियती सीटें हासिल कर लेगा वो वज़ीर आज़म बन जाएगा। तो चूँकि वो अक्सरियत उसके साथ होती है इसलिए वो ऐवान का कायद होता है। ठीक है,
कानून साजी के सिलसिले में वो सबकी रहनुमाई करता है कि किस तरह से काम करना है। ऐवान का इजलास कब तलब करना है, कब उसको मुलतवी करना है, इसके बारे में वो सदर को मशवरा दे सकता है कि इजलास बुलाया जाए या उसको मनसूख कर दिया जाए। सदर वज़ीर आज़म के मशवरों का पाबंद है, जैसा वज़ीर आज़म कहेगा वो वैसा ही करेगा। उसके बाद हम देखते हैं कि पार्लियामेंट के जो इजलास होते हैं उसमें मरकज़ी हैसियत सदर की होती है, वज़ीर आज़म की होती है। सारी कार्रवाई जो है उसके मशवरे से की जाती है। कानून साजी के जितने मसवदात होते हैं 90 से 95% तक मसवदात हुकूमती यानी इंतज़ामिया की तरफ से पेश किए जाते हैं, ठीक है, और वो मंजूर हो जाते हैं। किस वजह से? क्योंकि वज़ीर आज़म कायदे ऐवान है, उसको कानून साज असम्बली में अक्सरियत हासिल है, अक्सरियत उसके साथ है, तो जितने भी मसवदात पेश किए जाते हैं हुकूमत की तरफ से वो सब पास हो जाते हैं। और गैर सरकारी जो मसवदात होते हैं जो आम अरकान की तरफ से पेश किए जाते हैं वो भी अगर हुकूमत उनकी फ़ेवर में है तो पास होंगे, वरना वो नाकाम हो जाएंगे, ठीक है। और अगर कोई ऐसा मसवदा ऐवान में पेश होता है जो हुकूमत की तरफ से पेश हुआ और मंजूर नहीं होता तो उसे वज़ीर आज़म के ऊपर अदम एतमाद समझा जाएगा और वज़ीर आज़म को मुस्तफ़ी होना पड़ेगा इस सूरत में, ठीक है। उसके बाद अगला पॉइंट हम देख रहे हैं वो है कौमी असम्बली की तनसीख का इख्तियार भी वज़ीर आज़म को हासिल है कि वो जब चाहे, अगर वो मतलब 5 साल के लिए कौमी असम्बली मुंतखब की गई है उससे पहले भी इसको तोड़ने का वज़ीर आज़म अगर मशवरा देता है सदर को तो सदर 48 घंटे के अंदर अंदर असम्बली को तोड़ देगा। अगर वो नहीं तोड़ता तो असम्बली खुद ब खुद टूट जाएगी और नए इंतखाबात का जो है इनेकाद का ऐलान कर दिया जाएगा। अगला पॉइंट है तकर्रुर के इख्तियारात वज़ीर आज़म को हासिल हैं, जैसे और बहुत से ये वो मशवरा देता है सदर को, और सदर जैसे हमने देखा वज़ीर आज़म के मशवरों का पाबंद है। सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस है, जज हैं, कौमी मालियाती कमीशन के अरकान हैं, कौमी इक़्तिसादी कौंसिल के अरकान हैं, गैर ममालिक में पाकिस्तानी सफ़ीर हैं। इस तरह से बहुत से अरकान, बहुत से अहदेदारों का वो तकर्रुर करता है और उनको सदर जो है वो ऐलान करता है, उनके ऊपर दस्तखत करता है। उसके बाद हम देखते हैं एजाज़ात व अलक़ाबात हैं कि पाकिस्तानी शहरियों को एजाज़ात व अलक़ाबात अगर उन्होंने कोई अहम फ़र्ज़ अंजाम दिया है, कोई अहम ज़िम्मेदारी, कोई अहम खिदमत अंजाम दी है तो इस सिलसिले में उन्हें एजाज़ात व अलक़ाबात से नवाजा जाता है और सदर ये सारा काम करता है, लेकिन मशवरा जो है वो वज़ीर आज़म का होता है, यानी वज़ीर आज़म की सिफारिश पर एजाज़ात व अलक़ाबात सदर की तरफ से दिए जाते हैं। 8 नंबर पे हम देख रहे हैं पाकिस्तान का दिफा है। पाकिस्तान की दिफाई पॉलिसी बनाने में अहम किरदार, पाकिस्तान की सरहदों की हिफाजत किस तरह से करनी है, जितने भी जो अफवाज हैं, सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, पुलिस का सारा शोबा है, दिफाई दस्ते हैं, सब वज़ीर आज़म की निगरानी में काम करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया दिफाई पॉलिसी तश्कील देने में अहम किरदार अदा करता है, दूसरे ममालिक से दिफाई मुआहदे करने हैं, असलह का ख़रीदना है, मुल्क के अंदर असलह साजी करनी है, ये सारे फ़ैसले जो हैं वज़ीर आज़म के होते हैं। नंबर 9 पे है खारजा इख्तियारात भी कुछ हासिल होते हैं वज़ीर आज़म को। खारजा पॉलिसी मरतब करना, दूसरे ममालिक में सफ़ीरों का तकर्रुर करना, दूसरे ममालिक से दिफाई, सकाफ़ती, माशी वगैरह ताल्लुकात कायम करना, ये सारे इख्तियारात जो हैं वो वज़ीर आज़म के हैं। उसके बाद है सदर से रब्ता कि वज़ीर आज़म जो है वो काबीना और सदर के दरमियान राब्ते का काम करता है कि क्या कुछ हो रहा है, वो सब कुछ सदर के हवाले को बताता रहता है, अपने तमाम फ़ैसलों से आगाह करता है, पॉलिसीज़ से आगाह करता है। उसके बाद हम देखते हैं पार्टी का सरबराह होता है वज़ीर आज़म। जैसे हमने देखा था कि कौमी असम्बली में अक्सरियत जो पार्टी हासिल करती है उस पार्टी का लीडर जो है वो वज़ीर आज़म बन जाता है, क्योंकि उसके साथ अक्सरियत है। तो इसलिए उसकी ताकत असल में क्या है, उसकी ताकत जिसकी मदद से वो वज़ीर आज़म बना वो उसकी अपनी पार्टी है। इसलिए वो अपनी पार्टी को मजबूत मुत्तहिद करने में उसके और हमेशा अक्सरियत में रहने में वो बहुत ज़्यादा तगोदो करता है, कोशिश करता रहता है, पूरे मुल्क में अपनी पार्टी को मजबूत बनाता है, दफातर कायम करता है, उसकी शाखें खोलता है, कन्वेंशन मुनक्किद किए जाते हैं, अपने जो पार्टी वर्कर्स हैं उनके साथ राब्ते में रहता है ताकि उसकी पार्टी मजबूत रहे और वो इक़्तिदार में है। नंबर 12 पे हम देख रहे हैं अवामी बहबूद। वज़ीर आज़म किस तरह से हुकूमत में आता है, वो अवाम को ये बताकर कि वो उनकी भलाई के क्या क्या काम करेगा। ज़ाहिर है जिस वक्त इलेक्शन होते हैं तो तमाम पार्टियां अपनी मंशूर पेश करती हैं, तो जिस पार्टी का मंशूर जितना स्ट्रॉन्ग होगा, जितना वो लोगों में फेमस हो जाएगा, उतना ही वो उसके जीतने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो वज़ीर आज़म जो है चूँकि अवाम की बहबूद के वादे पर वो इक़्तिदार में आया होता है, इसलिए वो अवाम की बहबूद के लिए काम करता रहता है। तालीम की सहूलतें वहम पहुँचाता है उन्हें, समाजी बहबूद और ज़राए रोज़गार, उनकी बुनियादी ज़रूरतें, माशी वसाइल पैदा करना,
उनके लोगों के इलाकों को तरक्की देना, ये तमाम मसाइल जो हैं और जितने भी लोगों के होते हैं उनको हल करता है, मुल्क को फलाही इदारा बनाता है, अवामी शिकायत का अजाला किया जाता है। तो इस तरह से अवामी बहबूद के काम करना जो है वो वज़ीर आज़म की ज़िम्मेदारी होता है, उसके फ़राइज़ में शामिल है। तो इस तरह से हमने देखा कि वज़ीर आज़म जो है वो आल इन आल होता है पार्लिमानी निज़ाम में, उसको मरकज़ी हैसियत हासिल होती है। जैसे हमने देखा कि बरतानवी जो माहिरीन हैं वो क्या कहते हैं वज़ीर आज़म के बारे में, कि वो सितारों के झुरमुट में चमकते हुए चाँद की मानिंद है। वो ऐसे है जैसे कि महवर है, ठीक है, कि पूरी इंतज़ामी मशीनरी उसके गिर्द चक्कर लगाती है। हुकूमत उसके हवाले से कहा जाता है कि स्टीयरिंग व्हील हुकूमत का जो है वो वज़ीर आज़म के हाथ में होता है। तो ये सारा जो है इस बात को ज़ाहिर करता है कि वज़ीर आज़म बहुत मजबूत हैसियत में है, और यही हैसियत पाकिस्तान में 1973 के आइन के तहत अब जो उसकी सिचुएशन है उस हिसाब से वज़ीर आज़म जो है बहुत ज़्यादा मजबूत है और तमाम इंतज़ामी इख्तियारात का मालिक है।